नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, कुछ छलकियां भी होंगी फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 3 दिवसीय दौरे के तहत आज पहुंचेंगे भारत। यात्रा के दौरान ऑस्टिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ करेंगे मुलाकात। चुनावी सरगर्मियां हुई और तेज, भाजपा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा चुनाव आयोग से, देगा पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा की घटनाओं को लेकर ज्ञापन। वहीं 5 राज्यों में सभी दल के स्टार प्रचारकों ने झोंकी पूरी ताकत। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत भारत में 4 करोड़ के करीब लगे कोविड के टीके। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। केंद्र रख रहा है कड़ी निगरानी, राज्यों से बना हुआ है लगातार संपर्क। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज मना रहा है अपना 82वां वर्षगांठ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस मौके पर आयोजित खास परेड में हुए शामिल। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के परिजनों को किया गया सम्मानित। अमेरिका और चीन के बीच अलास्का में उच्च स्तरीय बैठक। अमेरिका ने कहा उसे चीन के साथ नहीं पैदा करनी है विवाद की स्थिति, लेकिन अमेरिका अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। चीन को दी चेतावनी, कहा करे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान वरना हिंसा से भरे परिदृश्य के लिए रहे तैयार। और खेल की खबरों में भारतीय शटलर पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और अश्विनी पोनप्पा एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सिंधु की आज जापान की अकाने यामागुची से होगी भिड़ंत। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा। सूर्य कुमार यादव, प्रसिद्ध कृष्णा को पहली बार वनडे टीम में मिली जगह। 23 मार्च को होगा पहला वनडे मुकाबला। तो आप देख रहे थे अभी तक की बड़ी खबरें। अब सबसे पहले बड़ी खबर पर डालते हैं नजर, जो आज की सबसे बड़ी सुर्खी बन रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री जनरल लॉयड ऑस्टिन आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचेंगे। बाइडेन प्रशासन के किसी मंत्री का यह पहला भारत का दौरा है। अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री ऑस्टिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और मुक्त, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के सामान्य हितों को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। अमेरिकी रक्षा मंत्री की पहली विदेश यात्रा में भारत को शामिल करना दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को भी दर्शाता है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमृतपाल सिंह, किस तरीके से देखा जाए ऑस्टिन की भारत यात्रा, क्योंकि ये अपने आप में दोनों देशों के जो रक्षा सहयोग है उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, रक्षा सहयोग और कोऑपरेशन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ बायलैटरली नहीं, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक अहम जो भूमिका भारत निभा सकता है। इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन रीजन में अमेरिका उसको भी देख रहा है और इस विजिट के वो मायने भी होंगे, क्योंकि अगर आप देखें कि सेक्रेटरी ऑस्टिन ने अपनी ये यात्रा अगर 13 तारीख को जब शुरू की थी तो उन्होंने हवाई से शुरू की थी, जहां कमांड है इंडो पैसिफिक यूएस कमांड के हेडक्वार्टर्स है। फिर उसके बाद जापान और कोरिया और फिर भारत का ये स्टॉप इसी दौरे के दौरान, तो क्लियरली इंडो पैसिफिक पर जिस तरह की यूनिलैटरल डोमिनेंस एक मुल्क दिखा रहा है, नेमली चाइना, उसके जो उसको एक मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। और क्वाड की जो समिट हुई थी वहां पर भी जो निकल कर आया था ये था कि एक फ्री, फेयर, ओपन, इंक्लूसिव
रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का ऑर्डर की बात हुई थी, फ्री ऑफ कोवर्जन। तो कोवर्जन कौन करता है ये दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं। तो क्लियरली एक मैसेजिंग वहां है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि जी। बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करना, क्योंकि 2016 में अगर आपको याद हो तो तब यूएस ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया था। तो क्लियरली देश अपनी जो डिफेंस पार्टनरशिप है, अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है प्रेसिडेंट बाइडेन की, अब उसको वो और स्ट्रेंथन करना चाहती है, आगे लेके जाना चाहती है। तो इस विजिट को उस लिहाज से भी देखना इम्पोर्टेंट है। जी अमृतपाल, क्या हम इस खबर को इस तरह से भी देख सकते हैं कि अमेरिका में जो नया प्रशासन, जो बाइडेन एक राष्ट्रपति के तौर पे आए हैं और उसके बाद में जो पूरा दुनिया भर का एक जियोपॉलिटिक्स देखने को मिलती है, उसमें रीअलाइनमेंट के लिहाज से क्या गुंजाइशें हो सकती हैं, कहाँ पे सहयोग ज्यादा कर सकते हैं, उस तरीके से भी इस पूरी यात्रा को देखा जा सकता है? मेरे ख्याल से रीअलाइनमेंट तो नहीं मैं कहूँगा। एल मुरुगन ने धारपुरम आरक्षित सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सांसद बसंत कुमार के पुत्र और फिल्म अभिनेता विजय बसंत ने कन्याकुमारी लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भरा है। भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उधर केरल में विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब 20 दिन बाकी है। आज नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन होने के कारण इसमें तेजी देखी गई है। पुडुचेरी में भी नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। और असम में भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने से पहले एक रोड शो भी किया है। समर्थकों की भारी भीड़ के साथ वो सोनाराम फील्ड से डीसी कार्यालय के लिए निकले और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद रहे। और आज असम में नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी कमल वोरा गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कमल, अगर बात की जाए तो आज आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने के लिहाज से बेहद गहमा गहमी वाला रहेगा पूरा आज का दिन असम के विधानसभा चुनाव के लिहाज से।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सबको पता है असम में 3 स्तर में यहाँ पे तीन देश में यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है और 6 अप्रैल को जो लास्ट चरण के यहाँ पे इलेक्शन होगा, इसके लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन की वजह से सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यहाँ पे काफ़ी गर्मा गर्मी या फिर बहुत एक्साइटेड एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। और खासकर मैं बोलना चाहूँगा, मैं फिलहाल उपस्थित हूँ यहाँ पे गुवाहाटी मेट्रो के डीसी के कार्यालय के सामने, जहाँ के जिसके अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूंसी आता है और इसमें से 51 जालुकबारी कॉन्स्टिट्यूंसी भी आता है, जहाँ से बीजेपी के प्रार्थी डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा रिप्रेजेंट करते हैं। और फिलहाल वो सोनाराम, जिस तरीके से आप बोल रहे थे, सोनाराम फील्ड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, वो वहाँ से निकल चुके हैं यहाँ पे रोड शो करते हुए और यहाँ पे नामांकन दाखिल करने के लिए। और इसके लिए यहाँ पे काफ़ी भारी यहाँ पे इंतजाम किया गया है। मैं कैमरामैन को अपना कैमरा राइट की ओर पैन करने के लिए मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, दिखाना चाहूँगा काफ़ी दूर तक यहाँ पे बैरिकेड किया गया है, ताकि क्योंकि ये जानने को मिला है कि लगभग 1 लाख से भी अधिक समर्थक के साथ हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ आ रहे हैं। तो ये जो काफ़ी बड़े तादाद में जो ये भीड़ है, ये भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे इंतजाम किया गया है और यहाँ पे काफ़ी सारे आरक्षी कर्मी भी, यहाँ पे CRPF के जवान भी यहाँ पे है। तो ये जो एक स्ट्रेंथ शो करने का यहाँ पे जो एक सिलसिला है, ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे हो रहा है। हिमंत बिस्वा शर्मा जब भी नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आते हैं, उनके साथ समर्थकों का जो भीड़ होता है, ये भीड़ हर बार एक नया रिकॉर्ड स्थापित करता है और इस बार भी यही लग रहा है, लगभग 1 लाख से भी अधिक लोगों का यहाँ पे काफिला हो सकता है। तो ये एक बहुत अहम दिन साबित हो सकता है। कमल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपनी एक शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ आना, ये अपने आप में जनता को संदेश देने का कोशिश होती है। लेकिन अगर अभी तक के प्रचार के लिहाज से देखें, कौन से ऐसे बड़े मसले और मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव को प्रभावित करते नजर आ रहे हैं? हमने देखा है कि तमाम जो पार्टियां हैं, उनके माध्यम से उनके स्टार प्रचारकों ने जमकर अभी तक प्रचार किया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लोग जो बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट की बात करें, तो इन लोगों ने पिछले 5 सालों में जो भी डेवलपमेंट का जो कार्य, उन्नयन का जो भी कार्य किया है, जिस तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट या फिर हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट है किया है, ये जो गति है, ये जो एक नया गति देखने को मिल रहा है, ये गति बरकरार रखने का जो ये वायदा है, ये वायदा करते हुए आगे भी सरकार गठन करने के लिए लोगों को ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है। जो ये गति है, गति को अगर बरकरार रखना है तो बीजेपी को वोट करना है। और साथ ही साथ हम लोग कांग्रेस की ओर अगर देखते हैं तो ये 5 जो प्रोमिसेस जो लोगों के सामने रखा है, जो एम्प्लॉयमेंट देने का जो एक वायदा है और साथ ही साथ और काफ़ी सारा और वायदा है, ये 5 प्रॉमिस के साथ कांग्रेस भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने की यहाँ पे कोशिश में जुटे हुए हैं। और हम लोगों ने देखा है ये इस बार का ये जो इलेक्शन है, काफ़ी एक महत्वपूर्ण इलेक्शन होने वाला है। एक ट्रायंगल इलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस जो है AIDF और BPF के साथ इस बार इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं। BPF जो हालांकि पिछले बार NDA के साथ इलेक्शन में लड़े थे, इस बार NDA से हटकर वो आके कांग्रेस के साथ जो ये ग्रैंड अलायंस बनाया गया है, उसके साथ जो ये इलेक्शन में खड़े होंगे। और लेकिन BPF के बदले यहाँ पे UPPL जो BTC का पुल, BTC में फिलहाल नया सरकार बना है, UPPL ने BJP के साथ और AGP के साथ मिलकर एक यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का यहाँ पे एक मसला जारी किया है। और साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि नया जो 2 पार्टी है, राइजोर दल और असम जातीय परिषद, ये दोनों दल भी नया दल यहाँ पे उभरे हैं, जो ये का के अगेंस्ट में यहाँ पे इलेक्शन यहाँ पे लड़ेगा। तो काफी सारे यहाँ पे मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी के नजर से देखें तो उन्नयन का जो गति है, वो गति बरकरार रखने का जो वायदा है, वो वायदा करके इस बार इलेक्शन में खड़े होंगे। जी कमल, हमने देखा कल प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे असम में और उन्होंने वहां चुनावी रैली की और खासतौर से कांग्रेस पर एक तरीके से हमला बोला और कहा कि जो पार्टी खुद स्थिर नहीं है, वो क्या एक स्थिर सरकार दे पाएगी। उनका कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर भी था कि जो एक गठबंधन के साथ इस बार कांग्रेस मैदान में उतरी है, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने जो एक बात सामने रखा था कि जो पार्टी जो यहाँ पे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई ने जिस पार्टी को AIDF को जिस पार्टी को कभी भी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन तरुण गोगोई के गुजरने के बाद इस बार कांग्रेस उसी पार्टी के साथ इस बार आगे आके इस बार इलेक्शन में खड़ा होने का एक क्या है ग्रैंड अलायंस बना रहा है। तो इसी बात को प्रधानमंत्री ने भी कल सामने रखने की कोशिश की थी। जिस पार्टी को फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई ने नकारा था, इसी पार्टी के साथ इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये एक बात
सामने रखने की कोशिश की है कि कांग्रेस के साथ कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है या फिर कोई नहीं है। तो ये बात सामने रखने की कोशिश की, जो हालांकि कुछ बहुत हद तक सच भी है। और डेफिनेटली ये इलेक्शन का दौर है, कैंपेन होता है, हर एक पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट में बोलते भी है। और अपना जो बीजेपी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, या फिर ऐसे बात रखने की कोशिश जो होता है, ये इस बार भी देखने को मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा बात तो होगा ही, लेकिन ये 2 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि कौन सा दल यहाँ पे सरकार बनाएगा। बिल्कुल, जनता को किसका समर्थन मिलता है ये देखने को पता लगेगा 2 मई को, लेकिन तब तक ये चुनाव प्रक्रिया लगातार अभी जारी। फिलहाल शुक्रिया कमल वोरा हमारे साथ में जुड़ने के लिए, गुवाहाटी से इस बारे में तमाम विस्तार से बात करने के लिए। अब हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुज यादव, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और जो चुनावी खबरें हैं इस वक्त क्या कुछ वहां पे रुझान है उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है। अनुज, अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के चुनाव को सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं चर्चा हो रही, खासतौर से इस बात को लेकर कि राजनीतिक हिंसा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पूरे देश की नजरें ही जो हैं इस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और खास तौर से जिस पूर्वी मिदनापुर के अंदर मैं हूं, सबसे ज्यादा इसी जिले की चर्चा हो रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जो टीएमसी की नेता हैं ममता बनर्जी, वो यहां की नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं, और उनको जो इस बार टक्कर दे रहे हैं वो उन्हीं के कभी सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी उनके सामने चुनावी मैदान में है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि पहले चरण के अंदर पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर के ही इन इलाकों के अंदर मतदान होगा, तो लिहाजा चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता हो या फिर खुद ममता बनर्जी हो, वो लगातार यहां पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। ममता बनर्जी की आज यहां पर 2 चुनावी सभाएं हैं इस इलाके के अंदर, लेकिन इससे पहले आर्येंद्र हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार यहां पे एक दिन के अंदर 2-2 रैलियों को कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहां पर थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पे थे। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण आपका दूसरा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहां पर राजनीतिक हिंसा देखने को मिल रही है, इस पर चुनाव आयोग ने भी कड़ा संज्ञान लिया है, और हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के काफिलों पर या उनके चुनावी वाहनों पर टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार हमला कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की बात निर्वाचन आयोग ने कही है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती है उनको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ऑब्जर्वर्स को यहां पर बढ़ा दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या टीएमसी के जनाधार वाले इस इलाके में, क्या अब ममता बनर्जी को, टीएमसी को ये लगने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है क्या वो खिसक जाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी की जमीन यहां पर बनेगी और टीएमसी की खिसक जाएगी। इस तरह की जो है चुनावी चर्चाएं यहां देखने को मिलती हैं। अनुज, हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने वहां पुरुलिया में रैली की और एक महत्वपूर्ण एक नारा देने की कोशिश की कि टीएमसी या कहा जाए ममता दीदी कहती हैं खेला होबे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि विकास होबे। आपको लगता है कि कल जो ये पूरा एक नारा प्रधानमंत्री ने दिया उसके बाद से सरगर्मियां बहुत तेज हैं और इसको लेकर चर्चाएं भी बहुत तेज हो गई। आम जनमानस से जब आपने बात की, किस प्रकार का एक रिएक्शन या फीडबैक देखने को मिला इस बात के बाद में? देखिए, बिल्कुल आर्येंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पिछले काफी दिनों से मीडिया के अंदर एक ही चर्चा थी जो टीएमसी ने नारा दिया था, ममता बनर्जी ने नारा दिया था, खेला होबे। प्रधानमंत्री ने पहली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में उस नारे को एक चुनौती दी और उन्होंने साफ तौर से पुरुलिया की जनसभा में कहा कि ममता बनर्जी कहती है खेला होबे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हम कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में विकास होबे, महिलाओं का उत्थान होबे, यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार होबे। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के उस नारे को एक तरीके से उनको चुनौती दी है। और लोगों से जब हमने बातचीत की पूर्वी मिदनापुर के इलाकों के अंदर, तो एक युवा, जो यहाँ का युवा है सबसे ज्यादा, वो इस बात को कहता है कि बंगाल आज भी पिछड़े हुए राज्यों के अंदर आज भी शामिल रहता है। यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों के अंदर जाना पड़ता है। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा, बिगड़ती कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ के इस चुनावों में बना हुआ है। वो लोग कहते हैं, यहाँ के युवा कहते हैं कि 10 साल यहाँ पर ममता बनर्जी को हो गए और जो 10 साल पहले उन्होंने जो चुनावी वायदे किए थे वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देते। तो युवाओं के मन में एक परिवर्तन की बात यहाँ पर निकलकर सामने जरूर आती है। लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि इस बार कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल के अंदर अगर किसी के राजनीतिक दलों में है तो वो टीएमसी और बीजेपी के सीधी दिखाई दे रही है, क्योंकि वाम दलों का तो यहां पर एक तरीके से हम कहें तो जनाधार काफी पहले ही खिसक चुका था। हालांकि कांग्रेस और वाम दल
कोशिश कर रहे हैं कि उस खोए हुए जनाधार को वापस लें, लेकिन सीधी टक्कर टीएमसी और बीजेपी में दिखाई दे रही है। आर्येंद्र, शुक्रिया अनुज इस तमाम बातचीत के लिए। और महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इस मिदनापुर में भी नंदीग्राम पर सबकी निगाह लगी हुई है, क्योंकि सबसे दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है और सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर नंदीग्राम की जो जनता है वो किसके साथ खड़ी होती दिखाई पड़ती। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस ने भी इस चुनाव में प्रचार में अपने तमाम स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतारा हुआ है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज असम के तिनसुकिया में एक चुनावी रैली करेंगे। तिनसुकिया रैली से पहले राहुल गांधी डिब्रूगढ़ में कॉलेज छात्रों से संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी चबुआ स्थित एक चाय बागान में बागान के मजदूरों से भी मुलाकात करेंगे। इस प्रकार का उनका कार्यक्रम है। और आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं देश की कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबरों पर। और खबर महाराष्ट्र से। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने विस्फोटक से भरी गाड़ी मिलने के मामले में आरोपी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की आज कोर्ट में पेशी हो रही है। सचिन वाजे थाने कोर्ट पहुंच चुके हैं और उनकी आज एक तरीके से पेशी है, उसके बाद में ये फैसला होगा। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शिशिर सेलार इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर, इस वक्त का क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए आर्येंद्र, हालांकि अगर केस देखी जाए तो पिछले शुक्रवार को सचिन वाजे ने थाने के कोर्ट में अर्जी दी थी, बेल प्ली एप्लीकेशन दिया था। ये मामला था हिरेन मनसुख के डेथ का। हालांकि इस बारे में अगर देखा जाए तो हिरेन मनसुख की जो पत्नी है उन्होंने ये केस दायर की थी, मर्डर का केस। हालांकि ये एटीएस ने जो है प्राइमा फेसी रजिस्टर किया था और इसकी वजह से इसकी जांच आगे बढ़ रही थी। हालांकि इसी केस के तहत अगर देखा जाए सचिन वाजे ने थाने की ही कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी बेल प्ली के लिए, लेकिन थाने के कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को ये अर्जी जो है खारिज की थी और ये टाइम दिया था एजेंसी के लिए कि वो अपना एफिडेविट फाइल करे 19 तारीख तक, जो कि आज तक उनको अपना एफिडेविट जो है फाइल करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि जिस दिन ये अर्जी बेल प्ली एप्लीकेशन जो फाइल की थी उसके दूसरे ही दिन एनआईए ने जो है उनको अपनी हिरासत में लिया था। और एनआईए को अगर देखा जाए, एनआईए इस वक्त अगर उनकी केस देखे तो जहां पर ये गाड़ी रखी थी मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन स्टिक्स मिले थे, उस केस के बारे में एनआईए ने उनको अरेस्ट किया। जहां तक बात करें आज के इस केस की, जो थाने सेशन कोर्ट में जो बेल प्ली दायर की है, वो केस दरअसल मनसुख हिरेन के डेथ का मामला है। और ये केस अगर देखा जाए, महाराष्ट्र सरकार ने इसकी जांच महाराष्ट्र एटीएस टीम को जो है ये जांच के आदेश दिए और इस बारे में ये जांच कर रही है। हालांकि आज दोपहर को ये हियरिंग शुरू होने वाली है, उसका फैसला आज सुनाई जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो सचिन वाजे एनआईए की कस्टडी में है और एनआईए का जो वो मामला है वो जिससे मैंने कहा कि जिलेटिन स्टिक्स जो पाई गई थी गाड़ी में, उसके रिलेटेड ये मामला है, इस वक्त एनआईए जांच कर रही है। जी शिशिर, एक महत्वपूर्ण चीज ये कि जो महाराष्ट्र की एटीएस ने जो अभी तक पूरे मामले की जांच की थी, उसके बाद जब एनआईए ने जांच शुरू की, दोनों की जांच में महत्वपूर्ण तरीके से कैसे तथ्यों का अंतर निकल के आया, जिसके आधार पर यह बात लगातार सामने आ रही है कि महाराष्ट्र पुलिस सवालों के घेरे में रही है। बिल्कुल, अगर देखिए ये दोनों एजेंसी इस काम पे लगी थी, लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र ने ये जांच जो थी एटीएस को सौंप दी थी। ये पूरा मामला एटीएस को सौंपा था, लेकिन जिस प्रकार से जिलेटिन स्टिक्स पाई गई थी, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसीलिए एनआईए ने इसके मामले में हालांकि इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और जैसे ही जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने किया, उसमें तहत ये पाया गया कि सचिन वाजे कहीं ना कहीं इसमें दोषी है और इसीलिए उन पर जो है एनआईए ने कार्रवाई की और उनको अरेस्ट किया। हालांकि एटीएस भी इस मामले की पूरी तफ्तीश कर रही है, लेकिन एटीएस जैसे मैंने पहले कहा कि हिरेन मनसुख जो है उसके केस के बारे में तफ्तीश कर रही है और किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके पीछे क्या कारण था, इस बारे में जो है एटीएस इस वक्त जांच कर रही है। जहां तक बात करें सचिन वाजे की, सचिन वाजे ने कोर्ट में, थाने सेशन कोर्ट में जब उनको बेल एप्लीकेशन दायर की तो उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए वो आरोप बेबुनियाद है और इसीलिए जो है उनको बेल दी जाए। लेकिन जिस प्रकार से जो नेचर ऑफ क्राइम है और जिस प्रकार से उनके खिलाफ जो सबूत मिले प्राइमा फेसी, कोर्ट ने उनकी बेल प्ली खारिज कर दी थी और ये कहा था कि इस पूरे केस में जो इन्वेस्टिगेशन जरूरी है और इसीलिए तकरीबन अगर देखा जाए तो 7 दिन का वक्त दिया था एफिडेविट फाइल करने के लिए, क्योंकि आज जो है एटीएस अपना एफिडेविट जो है फाइल करेगी और उसके बाद जो है आगे प्रोसीजर किया जाएगा। शिशिर, एक चीज ये भी है कि अभी तक एग्जैक्टली मोटिव क्या था ये बात पूरी अभी बाहर नहीं आ पाई, लेकिन जो एक आरोप लगना शुरू हुए वो साफ तौर पर ये हमने देखा, देवेंद्र फडणवीस सामने आकर इस बात को लिए साफ तौर पे कहते हैं कि कैसे सचिन वाजे का एक संपर्क लंबे समय से शिवसेना के साथ में रहा है और उन्होंने कई प्रकार के सवाल खड़े किए। आपको लगता है कि इस सब को लेकर भी एक बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी रही, जिसको लेकर अभी छानबीन जारी है? ये आरोप है, ये आरोप बिल्कुल जिस प्रकार से आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कई आरोप इसमें लगाए हैं
और उन्होंने ये भी बताया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस प्रकार से पूरी मोडस ऑपरेंडी थी, मतलब किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम जो है रचा गया था सचिन वाजे की तरफ से। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सचिन वाजे महज एक एपीआई है और एक एपीआई दर्जे का अधिकारी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता, इसलिए इसके पीछे जरूर कोई ना कोई होगा, ऐसा शक उनको है। और इसीलिए उन्होंने नाम न लेते हुए भी कई सारी चीजों का खुलासा किया था। लेकिन अब जबकि एनआईए इस पूरी केस की जांच कर रही है तो इसके पीछे का मोटिव क्या है, क्यों हालांकि घटना घटी थी, इसके पीछे भी एनआईए जांच करेगी। और साथ ही साथ जो लोग इसमें शामिल होंगे, फिर चाहे वो पुलिस महकमे के होंगे या फिर अन्य राजनीतिक पार्टी के होंगे, अगर कोई भी इसमें शामिल होता है तो इस पूरे बारे में हालांकि उनकी तफ्तीश इस वक्त जारी है। शिशिर, हमने देखा कि सचिन वाजे लगातार इतने लंबे वर्षों तक सस्पेंड रहे, उसके बावजूद भी उनकी संपत्ति से जुड़े हुए कई प्रकार के मामले सामने निकल के आ रहे हैं। कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं, इसके अलावा अन्य बातें खुल के दिखाई पड़ रही हैं। आपको लगता है कि ये जो पूरा मामला है किस दिशा की ओर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है और क्यों आखिर इतना ज़्यादा एक भरोसा शिवसेना की सरकार को सचिन वाजे पे रहा है महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने के लिए? बिल्कुल, हालांकि हमें इतिहास देखना पड़ेगा सचिन वाजे का। सचिन वाजे जो कि 1990 में सर्विस में आए थे, उसके बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट करके उनकी एक पहचान पुलिस महकमे में बनी थी। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए 2014 में ख्वाजा यूनिस के मामले में जिस प्रकार से ख्वाजा यूनिस की कस्टोडियल डेथ होती है, उस केस में सचिन वाजे को जो है निलंबित किया जाता है। तकरीबन 16 साल वो उनको सस्पेंड किया जाता है सर्विस से। हालांकि इस दौरान अगर देखा जाए सचिन वाजे का शिवसेना संपर्क आया था 2008 में, उन्होंने शिवसेना भी जो है ये पार्टी ज्वाइन भी की थी। हालांकि उसके बाद शिवसेना ने कहा कि वो पार्टी के टच में नहीं थे। हालांकि अगर देखा जाए, लेकिन फिर से अगर हम बात करें फिलहाल की सालों की 2017 में 18 में, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना चाहती थी कि सचिन वाजे को फिर से एक बार जो है सर्विस प्रदान की जाए, उनको फिर से काम में लगा जाए। हालांकि इसके पीछे का क्या मोटिव था ये स्पष्ट नहीं है। और फडणवीस ने यह भी कहा था कि कुछ नेता शिवसेना के जो है उनके टच में थे, वो कह रहे थे कि सचिन वाजे को फिर से रीइंस्टेट किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कुछ आरोप सचिन वाजे पर भी हुए हैं। मसलन अगर देखा जाए एक्सटॉर्शन का केस भी उनके ऊपर था जब वो सस्पेंड थे। इसके बावजूद जो है सचिन वाजे को फिर से एक बार जो है रीइंस्टेट किया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। पिछले साल ही मतलब 2020 में जब कोविड सिचुएशन था तो महाराष्ट्र ने एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में अगर देखा जाए तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी थे और उन्होंने ये फैसला लिया कि चूंकि कोविड सिचुएशन में ज्यादा पुलिस फोर्स की जरूरत है, ऐसे में सचिन वाजे की सर्विस की जरूरत हो सकती है पुलिस महकमे को, और इसीलिए उनको फिर से जो है सर्विस में लिया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम उस प्रकार से था। हालांकि इसमें कई सारे सवाल उठते हैं और सवाल उठाए भी है। अगर देखा जाए विरोधी जो पक्ष है उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ 3 या 4 लोगों की जरूरत थी पुलिस महकमे को, क्या सिर्फ सचिन वाजे की ही जरूरत थी? जिस प्रकार से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ट्रैक रिकॉर्ड क्या सरकार ने कंसीडर किया या नहीं किया? ये सभी मुद्दे जो है अभी तक इसमें जो कोई आंसर नहीं आया है, ना ही सरकार की तरफ से और ना ही प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल शिशिर, बहुत से सवाल है जिनका उत्तर अभी आना बाकी है और सबसे महत्वपूर्ण यही कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मोटिव क्या था और सबसे मुख्य साजिशकर्ता आखिर था कौन। फिलहाल शुक्रिया शिशिर, आप इस घटनाक्रम पर नजर रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और बात कोरोना वायरस की करते हैं। देश के कुछ राज्यों में कोविड के डेली नए मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कुल नए मामलों का 80.63% महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों से ही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 39,726 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कल सर्वाधिक 25,833 नए मामले आए हैं, जो कुल मामलों का करीब 65% है। उसके बाद पंजाब में 2,369, केरल में 1,899 मामले सामने आए हैं। देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड से एक भी मौत नहीं हुई है। देश भर में अब तक 1,10,83,679 लोग कोविड को मात दे चुके हैं। राष्ट्रीय रिकवरी औसत भी 96.56% बना हुआ है। केंद्र सरकार लगातार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से संपर्क में है, खासकर उन राज्यों में जहां डेली नए मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। वहां सरकार लगातार निगरानी बनाए हुए है। राज्यों में बढ़ते मामलों के बाद RT-PCR टेस्ट ज्यादा कराने, मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने और टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट की रणनीति पर और ज्यादा फोकस करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा 72 घंटे के अंदर प्रत्येक पॉजिटिव मामले की कम से कम 20 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने की सलाह भी दी गई है। देश में अब तक 6,47,480 सत्रों में 3,93,39,817 कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इनमें से 76,35,188 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 47,15,173 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इसके अलावा 78,33,278 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली और 21,98,414 फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी डोज भी कोरोना वैक्सीन की दी जा चुकी है। 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रसित 27,59,900
79,998 लोगों को पहली डोज दी गई है, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु के 1,41,77,766 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज अभी तक दी जा चुकी है। और देश के कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता का सबब बने हुए हैं। खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब के कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्त सावधानियां बरती जा रही हैं। अहमदाबाद में आज से रात्रि कर्फ्यू को 1 और घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे की जगह 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगा। अहमदाबाद नगर निगम ने भी सप्ताहांत में सभी मॉल्स और मल्टीप्लेक्स को बंद रखने का फैसला किया है। देश में अब तक 3.93 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके की खुराक दी जा चुकी है। कल 22 लाख से ज्यादा कोविड की खुराक दी गई है। और मुंबई से हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में अधिक बातचीत के लिए मौजूद हैं। श्यामा, अगर देखा जाए तो लगातार महाराष्ट्र में नए मामले देखने को मिल रहे हैं और ये रफ्तार बहुत तेज गति से है। क्या नए प्रयास, खासतौर से तब जबकि केंद्र के माध्यम से महाराष्ट्र को कई प्रकार की सलाह दी गई है? जी, सबसे पहले बात कर ले हम तो महाराष्ट्र में कल के जो आंकड़े आए हुए थे पॉजिटिव केसेस में, वो अब तक का सबसे ज़्यादा नंबर आया हुआ है। 25,800 के ऊपर केसेस आए हुए हैं पॉजिटिव, और ये पैंडेमिक शुरू हुआ है उसके बाद में सबसे ज़्यादा नंबर आया हुआ है। जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो नंबर्स हैं वो अकेले 60% से ज़्यादा देश के पूरे केसेस के हिस्से का एक प्रतिबिंब है, उसी तरीके से काफ़ी सारे कदम उठाए जा रहे हैं इस चीज़ों को कंटेन करने के लिए। एक्टिव केसेस की बात कर लें तो 1,66,000 से भी ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं फिलहाल महाराष्ट्र में। मुंबई जैसे इलाके भी हैं, वहाँ पर भी एक केसेस में वृद्धि देखी जा रही है। कल जो आंकड़े आए हैं वो 2,800 के ऊपर आंकड़े आए हुए हैं। ऐसे ही सारे जो महानगर पालिका है वहां पर भी नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए कल चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने डिविजनल कमिश्नर्स के साथ में एक मीटिंग की, वर्चुअल मीटिंग की, जहां पर वो ये बताया जा सके लोगों को कि जो जितने भी इम्पोज किए जा रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस या नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन, वो अच्छी तरीके से, कड़क तरीके से उसे लागू किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, इसका एक ब्यौरा लेने के लिए, और साथ ही आगे आने वाले समय में ये लॉकडाउन बढ़ सकता है इसको भी सूचित करने के लिए। इसके अलावा मुंबई की अगर बात कर लें तो मुंबई में फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। ये पहले भी बयान दिए गए हैं राज्य के स्वास्थ्य मिनिस्टर की ओर से, साथ ही मेयर की ओर से, लेकिन ये एक संकेत दे दिया गया है कि नाइट कर्फ्यू को टाला नहीं जा सकता है। अगर मुंबई की बात कर लें तो काफी सारे रूल्स जो है यहाँ पर उसका उल्लंघन किया जा रहा है। जी श्यामा, अगर हम बात करें, हमने देखा था कि जब ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो इसमें जो सलाह दी गई थी RT-PCR टेस्ट को ज़्यादा करने की, वैक्सीन की भी बर्बादी को रोकने के लिहाज से मिनी कंटेनमेंट जोन ज़्यादा बेहतरी से उसको वैज्ञानिक आधार पर बनाकर उसको कंट्रोल करने के लिहाज से, क्या इस दिशा में क्या प्रभावी कदम उठाती हुई महाराष्ट्र सरकार दिखाई पड़ रही है या फिर जो लोकल बॉडीज़ हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मीटिंग की थी मुख्यमंत्रियों के साथ में, उसके बाद में यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव तो तेज हो ही गया था, साथ ही RT-PCR के ऊपर में ज़्यादा जोर दिया गया ताकि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसके ऊपर में लोगों को भरोसा ना किया, स्वावलंबी ना होना पड़े और ज़्यादा RT-PCR टेस्ट करें, क्योंकि जिस तरीके से RT-PCR ठीक रिजल्ट्स बताता है उसी तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा सकती है। और ये मॉडल हम पहले भी देख चुके हैं, धारावी जैसे जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, वहाँ पर ये जो मॉडल है ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का, वो अपनाया जा चुका है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी वहाँ पर आए हुए हैं। इसीलिए अब ये ज़रूरत है कि सभी जगह पर, महानगर पालिका की बात कर लीजिए या Tier 2 के इलाकों की बात कर लीजिए, वहाँ पर ये मॉडल को अपनाया जाए ताकि टेस्टिंग ट्रेसिंग हो सके। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि 5 से ज़्यादा केसेस अगर कोई कॉलोनी में आता है, कोई बिल्डिंग में आता है, तो उसे सील कर दिया जा रहा है, वहाँ पर हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर किया जा रहा है, मिनी कंटेनमेंट जोन्स भी डिक्लेयर किया जा रहा है। शुक्रिया श्यामा, फिलहाल इस बातचीत और अपडेट्स के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उधर बात पंजाब की करते हैं तो पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने 9 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में रात्रि कर्फ्यू को अतिरिक्त 2 घंटे के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ जैसे जिले शामिल हैं। पहले कर्फ्यू की समय सीमा रात 11 बजे से 5 बजे तक थी, जो अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से मास्क पहनने और सभी सावधानियां बरतने की अपील की है।
और बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां भी हालात ठीक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से सटे जिलों में भी आंकड़ा लगातार तेज गति से बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। सबके बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाम राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर्स, कमिश्नर, आईजी और डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल, इंदौर में लगाए गए नाइट कर्फ्यू और 8 शहर में लगी रात्रिकालीन सख्ती का कड़ाई से पालन होना चाहिए। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 21 मार्च से 31 मार्च तक महाराष्ट्र से आने वाले यात्री बसों को राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1 अप्रैल से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया था, जिस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों से यही अपील करता हूं कि जो गाइडलाइन हमने बनाई है उसका पालन करें। वैक्सीनेशन का अभियान हम और तेजी से प्रारंभ कर रहे हैं। विशेषकर जिन जिलों में संक्रमण ज़्यादा है वहाँ वैक्सीनेशन को और प्राथमिकता देंगे। एक तरफ वैक्सीनेशन का अभियान और दूसरी तरफ संक्रमण रोकने के उपाय और तीसरी तरफ आवश्यक पड़ने पर इलाज की व्यवस्था है, वो सब कर रहे हैं हम। और भोपाल से हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। आदित्य, अगर बात की जाए तो सरकार लगातार जो कदम उठा रही है, क्या लोग भी उस बात को, गंभीरता को समझ रहे हैं, आगे आकर उन तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं जो इस वक्त बहुत जरूरी है, कम से कम बढ़ते हुए नंबर के मद्देनजर? आर्येंद्र, अब लोगों के सामने विकल्प भी नहीं बचा है, क्योंकि अब रोको टोको अभियान नहीं चल रहा है, वो तो अपनी जगह था ही। अब स्पॉट फाइन हो रहा है और स्पॉट फाइन को लेकर तमाम जिलों में जो स्थानीय प्रशासन है उसने कमेटियां बना दी हैं। भोपाल में 40 से ज्यादा दल बना दिए हैं तहसीलदार और थाना प्रभारियों के नेतृत्व में, और वो जगह जगह यानी कि प्रत्येक थाना क्षेत्रों में लोकल लेवल पे जाकर अब स्पॉट फाइन की कार्रवाई करेंगे। पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो 5000 फाइन अब तक बिना मास्क लगाने को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने को लेकर लगाए जा चुके हैं राज्य में। और इसके अलावा खासतौर से जो महाराष्ट्र से सटे हुए जिले हैं वहां पर उन बॉर्डर्स पर सख्ती बरती जा रही है। कोई भी व्यक्ति बिना थर्मल स्कैनिंग के गुजर के अंदर मध्य प्रदेश में एंटर नहीं हो पा रहा है, और अगर किसी का तापमान ज्यादा आ रहा है तो उसको वहीं पर रोक दिया जा रहा है। और जो व्यक्ति किसी भी माध्यम से, चाहे वो फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है, उसको साफ तौर पर कह दिया गया है महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्ति के लिए कि आपको 7 दिन के लिए स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन में रहना ही रहना है। चूंकि महाराष्ट्र में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, थोड़ी देर पहले श्यामा भी बता रही थी कि 25,000 से के करीब मामले एक दिन में आए हैं। ऐसे में ये जो महाराष्ट्र से आने वाली बसेस हैं उन पर उनको रोकने की बात राज्य सरकार ने की है। 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक उनको बंद कर दिया जाएगा। 2 दिन पहले इसकी घोषणा आरएनडी इसलिए भी कर दी गई है क्योंकि आपको याद होगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से यह निर्देश है कि अगर आप किसी राज्य की सीमा को बंद करते हैं या आवाजाही पर प्रतिबंध लगाते हैं तो कम वहां के लोगों को, दोनों राज्यों के लोगों को इस बात की सूचना पहले से देनी होगी। इसके अलावा सीएम ने एक बात और कही है, आर्यन की स्कूल जो है उनको खोलने को लेकर, चूंकि बीच में मामले कम हो गए थे और उसको देख के लग रहा था कि 1 अप्रैल से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन उसको लेकर यह कहा है कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और आर्थिक गतिविधियां नहीं रुकेंगी। उसको ध्यान में रखते हुए भी स्थानीय प्रशासन को कहा है कि आर्थिक गतिविधियों को रोके बिना, ये चुनौतियां प्रशासन के सामने है कि हमें इस आंकड़ों को कम करना है। जी शुक्रिया आदित्य, फिलहाल इस बातचीत के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ और तमाम महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। भारत की वैक्सीन मैत्री मुहिम जारी है। भारत प्रशांत क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए भारतीय वैक्सीन की खेप सोलोमन आइसलैंड पहुंच गई है। उधर मेड इन इंडिया वैक्सीन की 2 लाख खुराकों की व्यावसायिक खेप एक सादा के समारोह में मॉरिशस को सौंपी गई है। विंडीज व जमैका के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल ने भारत को मेड इन इंडिया वैक्सीन गिफ्ट करने के लिए धन्यवाद किया है। गेल ने भी एक वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन के लिए शुक्रिया अदा किया है। दरअसल जमैका में स्थित भारतीय उच्चायोग ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर क्रिस गेल का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें गेल ने प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए शुक्रिया कहा और इसे मेड इन इंडिया नाम से एक शानदार गिफ्ट भी बताया है। गौरतलब है कि इस महीने 8 मार्च को भारत सरकार ने वैक्सीन मैत्री के तहत जमैका को वैक्सीन की 50,000 खुराक भेजी थी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में एक प्रश्नकाल के दौरान दिल्ली के प्रदूषण पर कहा है कि सरकार ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कई उपाय किए हैं। दिल्ली का प्रदूषण गंभीर एक समस्या है। इस पूरे बेल्ट में सबसे अधिक प्रदूषण है। दिल्ली में केंद्र ने प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम पहल की हैं। भारत सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। बदरपुर पावर प्लांट बंद कर दिया। ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे जो 10 साल नहीं बना था वो बनाया, तो 50,000 ट्रक जो रोज दिल्ली को प्रदूषित करके दिल्ली से गुजरते थे वो अब नहीं आते हैं। उसके साथ साथ BS6 प्रणाली के वाहन और BS6 प्रणाली के सारा पेट्रोल डीजल उसको 60,000 करोड़ रुपए खर्च करके हमने किया है। उसके साथ साथ आज इलेक्ट्रिकल वाहन को मिला है, तो दिल्ली में अक्षरशः हजारों की तादाद में और जो 3 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स भी दिखने लगे हैं, इलेक्ट्रिकल के बन रहे, तो वो भी प्रदूषण कम करता है। और इसलिए दिल्ली में प्रदूषण दिल्ली के पिछले सालों की तुलना में कम हुआ है। यह अभी नया रिपोर्ट आया। प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा है कि केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के माध्यम से 100 शहरों में प्रदूषण पर अंकुश लगाने की योजना बना रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिन पर इस बार लाल किले के प्राचीर से बताया है कि आने वाले 5 साल में हम 100 शहरों में जहां प्रदूषण का समस्या है, उस प्रदूषण की स्थिति में हम अच्छा सुधार करेंगे। और उसके लिए हमने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये तैयार किया है। और उसका हर सिटी वाइज प्रोफाइल अलग होता है, प्रदूषण का कारण अलग होते हैं, तो उन कारणों पर उपाय करने वाले एक हर शहर का प्लान बन गया है। उसके लिए हमने पैसा भी दिया है और सभी राज्यों के साथ और सभी शहरों के साथ काम करके हम प्रधानमंत्री के लक्ष्य को निश्चित हासिल करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुंबई में रेल व्यवस्था को लेकर कहा है कि सरकार मुंबई ही नहीं पूरे देश में रेल व्यवस्था को ठीक रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। वास्तव में कई ऐसे प्रपोजल्स देश भर में अलग अलग जगह से आते हैं नए डिविजन्स बनाने के लिए। जोनल जनरल मैनेजर्स उसको रेलवे बोर्ड को भेजते हैं और फिर रेलवे बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर पूरी होलिस्टिक व्यू ले, ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव से व्यू ले। मैं माननीय LOP साहब के पास स्वयं जाऊंगा, रिपोर्ट और डिटेल्स लेके जाऊंगा और उनके साथ चर्चा करूंगा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस उपलक्ष्य में राज्य भर में पूरे सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजधानी लखनऊ में एक समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 4 साल की उपलब्धियों पर एक विकास पुस्तिका का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेशक के अनुकूल माहौल के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यानी व्यवसाय की सुगमता में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह दूसरे स्थान पर है। देश की 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था 5वें 6ठे स्थान पर थी, आज वह दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देश में उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में पिछले 4 वर्षों में शांति बहाल हुई है और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाइयां भी की गई हैं। आज मैं इस बात को बड़े हर्ष और गौरव के साथ कह सकता हूं कि विगत 4 वर्षों में सभी पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए। और यही नहीं, 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की, वो देश के अंदर एक मानक भी बने और उसके परिणाम देश के अंदर भी और हर एक तबके ने उसको बहुत सकारात्मक भाव के साथ लिया। और आज उसका परिणाम है
कि प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा बदली। महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च की पुनरावृत्ति यात्रा गुजरात के खेड़ा और आनंद जिलों में जारी है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से झंडी दिखाकर रवाना किया था। 4000 से अधिक लोग पहले ही इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। आयुष मंत्रालय ने इस यात्रा के दौरान पदयात्रियों की सहायता और देखरेख के लिए अपने देखभाल केंद्रों में विशेष प्रबंध भी किए हैं। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। घर की सारी चीजें महंगी हो जरूरी है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए। जैसे वंडर सीमेंट, भाई उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारी ओर कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। Mankind's first luxury, chocolate. Today we unleash its dark side. No mercy to the sun-ripened cocoa beans. No compassion in extracting pure chocolate. Generously embracing fruits, nuts, coffee, and even tea. This is the alchemy of dark chocolate. Amul Dark Chocolates. Dark, a little more delicious. और ब्रेक के बाद अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी हुई खबरें। और व्यापार प्राइम की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अजय मिश्र। अजय, क्या बड़ी खबरें अगर हम अर्थ जगत की बात करें तो? धन्यवाद आर्यन। आज शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, उसके बाद कुछ और खबरों की ओर आपको ले चलूंगा। और शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में HDFC बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे प्रमुख शेयरों में बिकवाली की वजह से सेंसेक्स 600 अंकों तक लुढ़का। वैश्विक स्तर पर ये नकारात्मक संकेतों के बीच ये गिरावट देखने को मिली। NSE निफ्टी में 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई। 14,356 के स्तर पर यह कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इसके बाद गिरावट थमी और फिलहाल FMCG में 1% और ऑटो और मेटल्स में गिरावट नजर आ रही है। इस वक्त अगर हम देखें तो जो स्टॉक्स इस वक्त फायदे के साथ कारोबार कर रहे हैं उनमें पावर ग्रिड, NTPC, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर और UPL शामिल हैं, जो कि 2 से करीब 5% के बीच कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर टॉप लूजर्स की बात करें तो लार्सन, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प और गेल में गिरावट नजर आ रही है। दूसरी तरफ नजरा टेक का IPO जो है वो 20 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इस कंपनी को राकेश झुनझुनवाला, जो कि एक बड़े निवेशक माने जाते हैं, उनका समर्थन है और इसकी बम्पर ओपनिंग होने की उम्मीद लगाई जा रही है। IPOs का भी मौसम काफ़ी बेहतरीन है अगर अलग अलग कंपनियों की बात करें तो। और GST के मोर्चे पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सरकार ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। नकली GST रैकेट का फंडाफोड़ करते हुए पुणे में एक निजी कंपनी के MD को गिरफ्तार किया गया है। कंपनी ने 66 करोड़ रुपए का फर्जी GST बिल बनाकर सरकार से ही 12 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। सिग्मा टेक इंफ्रा सोल्यूशन नाम की कंपनी ने कई कंपनियों से ठेका लिया और उसे ऐसे कंपनियों को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जो कि सिर्फ कागज पर थी, और इस तरह से कंपनी ने फर्जी तरीके से सरकार से ITC क्लेम किया और जिसका GST जमा ही नहीं किया गया था। इस बीच GST पर बनी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है। समिति के अध्यक्ष पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा हैं। समिति का मानना है कि GST कलेक्शन बढ़ाने को लेकर सरकार को संरचना और व्यवस्था दोनों स्तर पर फैसले लेने की जरूरत है। उधर वायदा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सुबह 11 बजे के बाद अप्रैल 2021 में जो डिलीवरी का सोना है उसका भाव 86 रुपये कम 0.19% की गिरावट आई थी। 44,865 का स्तर दिखाई दिया प्रति 10 ग्राम। इससे पिछले सत्र में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के सोने का मूल्य 44,951 रुपये था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मई डिलीवरी में चांदी की कीमत में भी 507 रुपये यानी 0.75% की गिरावट देखी गई। 67,240 रुपये प्रति किलोग्राम पर चांदी इस वक्त दिखाई दे रही है। ये वायदा बाजार के भाव हैं। अगर आप स्पॉट यानी तुरंत खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि जो ट्रेंड है आगे आने वाले दिनों में भी गिरावट का ही है। थोड़ा सा संभल करके खरीदारी करने की जरूरत है। फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। आर्यन, शुक्रिया अजय तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं।
अमेरिका और चीन के बीच अलास्का में उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। अमेरिका ने कहा है कि उसे चीन के साथ कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं करनी है, लेकिन अमेरिका अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। हालांकि अमेरिका ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए, वरना उसे दुनिया में हिंसा से भरे परिदृश्य के लिए तैयार रहना चाहिए। और फ्रांस में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से राजधानी पेरिस में 1 महीने का आंशिक लॉकडाउन किया जा रहा है। पेरिस के साथ देश के 15 अन्य इलाकों में भी आज आधी रात से लॉकडाउन लागू होगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स ने कहा है कि ये लॉकडाउन पहले के लॉकडाउन की तरह सख्त पाबंदियों वाला नहीं होगा। फ्रांस में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 35,000 नए मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स का कहना है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर तेजी से बढ़ सकती है। और इस बीच यूरोपीय संघ ने दवा नियामकों से अपनी एक समीक्षा में निष्कर्ष दिया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन न केवल सुरक्षित और प्रभावी है, बल्कि इसके फायदे जोखिम से कहीं अधिक है। स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन लगाने का काम फिर से शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत में क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। सुचित्रा, अगर बात की जाए खेल के मैदान की, क्या बड़ी सुर्खियां? शुक्रिया आरेंद्र। शुरुआत करते हैं इंडियन टीम के अनाउंसमेंट से। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में सूर्य कुमार यादव और प्रसिद्ध कृष्णा नए चेहरे हैं। दोनों देशों के बीच पहला वनडे 23 मार्च को पुणे में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाले 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। T20 के बाद वनडे टीम में भी सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है, जबकि कुणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा पहली बार वनडे टीम में जगह बनाने में सफल रहे। कृष्णा और कुणाल को हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने, जबकि सूर्य कुमार को इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करने का इनाम मिला है। हालांकि वनडे टीम में ईशान किशन को मौका नहीं दिया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक की ओर से खेलते हुए 7 मैच में 22.2 की औसत से 14 विकेट लिए थे। वहीं कुणाल पांड्या ने बड़ौदा के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में ऑलराउंड प्रदर्शन किया। उन्होंने 5 मैच में 129 से ज्यादा की औसत से 388 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए। वहीं वे 5 विकेट लेने में भी सफल रहे। टेस्ट मैचों में खराब प्रदर्शन से जूझने वाले शुभमन गिल को भी टीम में रखा गया है। टीम इस प्रकार है: विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उप कप्तान, शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत विकेटकीपर, केएल राहुल विकेटकीपर, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, कुणाल पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर। भारतीय टीम के चयन से पहले नए चेहरों में देवदत्त पड्डीकल का नाम भी काफी चर्चा में थी, लेकिन उन्हें अभी वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है। पड्डीकल ने विजय हजारे ट्रॉफी में 7 मैच में 147 से ज्यादा की औसत से 737 रन बनाए। उन्होंने 7 मैच में 50 या उससे अधिक रन बनाए, लेकिन शिखर धवन, केएल राहुल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल की मौजूदगी में उन्हें मौका नहीं दिया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज की 3 मैच पुणे में खेले जाएंगे। पहला मैच 23 मार्च को पुणे में होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात करते हैं बैडमिंटन की। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट और भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफसन को सिर्फ 25 मिनट में 21-8 से हरा दिया। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु का अगला मुकाबला जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त अकाने यामागुची से होगा। वहीं युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने भी पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के अंतिम 8 में जगह बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने। 19 साल के लक्ष्य ने फ्रांस के थॉमस रुक्सेल को 21-18, 21-16 से शिकस्त दी। लक्ष्य इससे पहले एशियाई जूनियर चैंपियनशिप खिताब, विश्व जूनियर चैंपियनशिप का कांस्य और युवा ओलंपिक खेलों का रजत पदक भी जीत चुके हैं।
और चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता नारायण सिंह। नारायण, अगर टीम अनाउंसमेंट की हम बात करें, वनडे टीम जो चुनी गई है, फिर से 2 नए चेहरे आए हैं, तो शायद T20 सीरीज के कमबैक से एक सबक लिया है टीम मैनेजमेंट ने कि जो यंग ब्लड है वही भारतीय टीम के फॉर्च्यून को चेंज कर सकता है। नारायण, युवा खिलाड़ियों को लेकर आए हैं वनडे टीम में, तो शायद ये लग रहा है कि जब मुकाबला एक मजबूत टीम से हो, इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम से हो, तो जो युवा जोश है वो ही जीत की कुंजी साबित होता है। लगता है नारायण तक हमारी आवाज नहीं पहुंची, तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं आरेंद्र के पास। सुचित्रा, लेकिन यही सवाल अगर मैं आप तक लेके आऊं कि किस प्रकार से युवाओं पे दमखम बना हुआ है, अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो कितना एक उम्मीद बांधते हैं ये युवा खिलाड़ी? जी बिल्कुल आरेंद्र, अगर हम देखें तो किसी भी टीम में अगर कंपटीशन रहे, बेंच स्ट्रेंथ अच्छा रहे तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। तो भारतीय टीम के लिए, भारतीय कप्तान के लिए एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि बेंच पर ऐसे खिलाड़ी बैठे हैं जो सभी एक से बढ़कर एक है। उतनी काबिलियत है उसमें कि किसी भी खिलाड़ी की जगह को वो फिल कर सके। और अगर भारतीय टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम बनना है, आगामी T20 विश्व कप को जीतना है, 2 साल बाद होने वाले वनडे विश्व कप को जीतना है, तो एक बेंच स्ट्रेंथ अच्छी रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के रोटेशंस होते रहने चाहिए। बिल्कुल, तो टैलेंट की कहीं कोई कमी नहीं। शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब दांडी यात्रा से जुड़ी हुई खबरों पर नजर डालते हैं। महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च की पुनरावृत्ति यात्रा गुजरात के खेड़ा और आनंद जिलों में जारी है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से झंडी दिखाकर रवाना किया था। 4000 से अधिक लोग पहले ही इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। आयुष मंत्रालय ने इस यात्रा के दौरान पदयात्रियों की सहायता और देखरेख के लिए अपने देखभाल केंद्रों में विशेष प्रबंध किए हैं। तो इस खबर के साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में फिलहाल इतना है, लेकिन DT न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। I think the word Coorg actually speaks for itself. कोडगु तो देश पे एक एवरग्रीन लैंडस्केप है। कहीं भी आप लोगों को वर्ल्ड में जाने से, हम फौजी में जाने से, वो कुर्ग वाला वो इज्जत अलग है। कुर्ग ये संदेश दे रहा है कि पूरा भारत एक है, और जब ये पूरा भारत एक है तो ये भारत श्रेष्ठ है। देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत शनिवार दोपहर 3 बजे और पुनः प्रसारण रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।